आवाज आ रही है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, बात बंद कर दीजिए ना। अब देखते हैं, देखिए अगला जो चैप्टर है जिसका नाम है, हमने अभी तक तीन चैप्टर पढ़े हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। उसके बाद का जो चैप्टर है जिसका नाम होगा अनुपात। ठीक है, अनुपात समानुपात एक ही बात है। एक ही बात होने का मतलब ऐसा है, देखिए अनुपात का जो निशान है, रेशियो, वो तो ऐसे होगा, और समानुपात का क्या होगा, ऐसे दो बार ऐसे एक निशान होगा। समान अनुपात, समान अनुपात का मतलब एक अनुपात के जैसा दूसरा अनुपात, इस बात का मतलब यही है। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसमें नाम लिखा हुआ है इनके, ये जो कुछ टर्म्स है जो बार बार यूज होती हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। क्योंकि ये जो चीजें हैं देखिए बार बार यूज होती है ना, तो इनके बारे में हमें ऐसा पता होना चाहिए कि हाँ इस बात का मतलब क्या है। जैसे सबसे पहला नाम लिखा हुआ है समानुपात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इस बात का मतलब ऐसा है कि अगर 3:4 है, तो उसके समान अनुपात क्या है, 3 और कितना, 4। 3 और 4 के समान अनुपात क्या है, 3 और 4 ही है। तो मतलब जो जैसा अनुपात है वैसे ही आपको बनाना है। अब ये चीजें कैसे यूज होंगी, देखिए मैं आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा कहा जाए कि दो व्यक्तियों की जो चाल का अनुपात है वह 3:4 है, तो उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात भी क्या होगा, समान अनुपात होगा, 3:4 ही होगा। सही बात है ना। तो ये इस प्रकार से इन चीजों को कहा जाएगा कि दो व्यक्तियों की चाल का जो अनुपात है वह उसके डिस्टेंस के समानुपाती होता है। इस बात को ऐसे कहा जाएगा, समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है जैसे अनुपात 3:4 है तो उसका आंसर भी 3:4 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मान लीजिए 3 बार दे रखे हो, जैसे मान लीजिए 3, 4 और 5 के समान अनुपात क्या होगा, तो 3, 4, 5 के समान क्या होगा बताइए, 3, 4, 5, ऐसा। दूसरा देखिए हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर ये चीज 3 है, इसके जैसा अनुपात एक बनाना है। अगर मान लीजिए ये 6 है, तो यहाँ क्या लिखूं बताइए, 8। ये भी उसके समान अनुपाती है, ये भी उसके समान अनुपाती है। 3 और 4, मतलब अगर एक चीज 3 है तो दूसरी चीज 4 होनी चाहिए। अगर ये 2 गुना हो गया तो ये वाला डेटा भी 2 गुना हो गया। ये भी समान अनुपाती है, इसे भी हम समान अनुपाती कहेंगे। वैसे समान अनुपात का एक निशान दिया जाता है जो यहाँ आता है, देखिए इसे ऐसे आता है। इससे इससे बहुत सारे तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, उनको हम बाद में देखेंगे, सिर्फ हम एक बार अनुपात के अंदर क्या क्या नाम होते हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है जिसका नाम है व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात का मतलब देखिए क्या होगा, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। व्युत्क्रमानुपात का मतलब होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा, उल्टा अनुपात। जैसे 2 और 3 है, 2 और 3 का उल्टा अनुपात बताइए क्या होगा, 3 और 2। ये उल्टा पता है कैसे हुआ, ये देखिए ऐसे हुआ। 2 और 3 जो है, जैसे हमने मात्राओं का अनुपात देखा था, मात्राओं से रुपए का अनुपात क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात। इसे हम बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते। डायरेक्ट का मतलब तो क्या होता, 2 और 3 का अनुपात क्या होता, 2 और 3 ही होता। जैसे हमने पिछले वाले चैप्टर में देखा ना, मात्राओं के अनुपात रुपए के अनुपात के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो उल्टे होने का मतलब ये है ऐसा। ठीक है, तो ये चीज कहाँ से आई है देखिए। अगर हम इस चीज को व्युत्क्रम अनुपात को वैसे देखें, 2 और 3 है, इसका अनुपात 3-2 कैसे हुआ। तो अगर हम 6 एलसीएम मानते हैं तो 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, और 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 2। तो ऐसे आता है ये। हाँ, इसे एलिगेशन नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे एलसीएम मेथड। ठीक है, एलसीएम मेथड कहेंगे इसे। अब देखिए दूसरा ये देखते हैं, ये 3 वाला जो है उसका व्युत्क्रमानुपात कैसे होता है। तो आपसे सवाल, 2, 3, 4 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, ये अगर पूछे ना, तो फिर इसका एलसीएम लीजिए। इनका एलसीएम क्या आएगा, 12। 2 में 12 का भाग लगाने पर 6 आया, 3 का भाग लगाने पर 4, और 4 का भाग लगाने पे क्या आएगा, 3। तो बताइए 3 के जो व्युत्क्रमानुपात है, 2, 3 और 4 के, वो क्या होंगे, 6, 4 और कितने होंगे, 3। यहाँ लिखे हुए देखिए 6, 4 और 3 आंसर लिखे हुए साथ ही साथ। ठीक है, साथ ही साथ इनके क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और साथ ही साथ इनका हल क्या होगा
और मैं यहाँ आपको ये समझा रहा हूँ कि इनका हल है वह ऐसा क्यों है। ठीक है, एक साथ सभी को लिख लीजिएगा, कोई ज्यादा विशेष चीज नहीं है ये, है ना, कि आपको ये याद न रहे। मैं इनको सभी को समझा देता हूँ, उसके बाद में ये टेबल बना लेना आप। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगली बात, वर्गानुपात। ठीक है, वर्गानुपात 2 और 5 है। अब इनका वर्ग किया हमने, 2 का स्क्वायर किया तो क्या आया 4, 5 का किया तो क्या आया 6। 2 का हमें स्क्वायर करना है और 5 का हमें स्क्वायर करना है, ये 4 बना, और 5 का स्क्वायर क्या बना 25, तो 4 और 25। अगर हमें ऐसा कहा जाए कि किन्हीं दो चीजों के अनुपात 2 और 5 है, ठीक है, और उनका, जैसे दो व्यक्तियों की इनकम के अनुपात 2 और 5 है और उनके खर्चे का अनुपात उनके वर्गानुपात है, तो फिर वो ऐसे कहेगा नहीं कि वो 4 और 25 है। ठीक है, वो ऐसे नाम देगा वर्गानुपात। ठीक है, तो हमें इस चीज को देखना है, स्क्वायर रेशियो अगर हमें बोला जाए तो हमें इस चीज को वर्क करना है, स्क्वायर करना है। अगर तीन तीन बार रेशियो हो तो फिर क्या होगा, तब भी ऐसे ही करना है, 1, 2 और 3 का स्क्वायर करने पे क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 और 3 का कितना 9। देखिए यही है। ठीक है, जब वर्गानुपात बोला जाए तो वर्क करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात घनानुपात। तो घनानुपात का मतलब आप समझते होंगे, इंग्लिश में क्यूब रेशियो बोला जाएगा, क्यूब करना है। 2 का करने पे क्या आएगा 8, 3 का करने पर 27। तो हमने देखिए 2 का क्यूब किया और 3 का क्यूब किया, 8 और कितना आया 27, ऐसा। ठीक है, ये टेबल बना हुआ है, इसी में सभी रेशियो जो होते हैं, जितने तरह के रेशियो होते हैं वो सब है इसमें। ठीक है, अब मैं एक बार इसे क्लियर कर देता हूँ। अब हम देखते हैं अगले वाला, अगले वाले का नाम है वर्गमूलानुपात। तो वर्गमूलानुपात का मतलब है स्क्वायर रूट रेशियो। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, जैसे 25 और 36 दे रखा है, इसका हमें वर्गमूलानुपात करना है, तो इसका वर्गमूल करना है, तो ये निशान होता है वर्गमूल का 36। 25 का वर्गमूल करने पे 5 आएगा और 36 का क्या 6। तो ये वर्ग वाले का उल्टा है, वर्गमूल का मतलब उल्टा काम करना। 25 और 36 का वर्गमूल अनुपात क्या है 5 और 6। ठीक है, ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 में कैसे काम करेगा, 81, 64, 25, तब भी वर्गमूल करना है, 81 का 9, 64 का 8 और 25 का कितना 5, तब भी ऐसे ही करेगा। ठीक, अगले वाला घनमूल अनुपात। तो घनमूल करना है, 125 का 5 होगा घनमूल और 216 का क्या 6 घनमूल होता है। 3 के केसेस में भी ये होगा, 512 8 का होता है। ठीक है, अब देखिए 512 वाला अलग कैसा है, 512 अनुपात 216 और 64, इनका घनमूल करना है, तो घनमूल ऐसे होता है छोटा सा 3। ठीक है, ये करना है। 512 8 का होता है, ये 6 का होता है, और ये कितने का 4 का। अब ये 2 से कट रहे थे 4 बार, 2 से ये 3 बार कटा, और ये 2 से कितनी बार कटा 2 बार, तो सवाल के जो आंसर है वो 4 3 2 हुए। यहाँ 512 का 8 इसलिए नहीं हुआ कि वो कट रहा था, इसलिए वहां पर 4 3 और 2 लिखे हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है मिश्रानुपात। ठीक है, ये सबसे ज्यादा ज्यादा काम आता है। ज्यादातर काम कौन से आते हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला, और एक मिश्र अनुपात। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, ये और एक मिश्र अनुपात, बस ये काम आते हैं। अब आप ऐसे कहेंगे सर हमें बताइए क्यों, अरे तो क्या हो गया इसमें बताने में, ऐसी तो चीज है नहीं कि बहुत खतरनाक चीज है, इसमें समय बहुत लग गया, 1 मिनट का समय लगा बस केवल, सही बात है ना, और हर चीज को जान लिया कि अनुपात कितने तरह के होते हैं। ठीक है, अब एक ये वाला देखते हैं मिश्र अनुपात क्या चीज होता है, ये बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। तो इसे देखते हैं, मिश्र अनुपात 2 3 और 4 5 का मिश्र अनुपात बनाना है। तो हमें बनाना है 2 3 और 4 5 का मिश्र अनुपात, तो कैसे बनाएंगे देखिए। तो हम इसमें ऐसे कहेंगे कि पहले डेटा को पहले से गुणा करना है, इस पहले को पहले से, 2 का 4 से गुणा क्या आया 8, और आखिरी वाले को आखिरी वाले से, इसको इससे कितना आया 15। यही इनके मिश्र अनुपात है। ठीक है, यही इनके क्या है मिश्र अनुपात है, हम इस बात को ऐसे कहेंगे। ठीक है, 2 रेशियो है और दूसरे 2 रेशियो दे रखे हैं। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब देखिए ये है, अगर आपको ए और बी का रेशियो दिया जाए और उसके बाद में बी और सी का रेशियो दिया जाए, और आपको ए और सी का पूछे पहले और अंतिम का, तो इससे आप सीधा बता सकते हैं, पहले वाले को गुणा कीजिए और अंतिम वाले को कीजिए। अगर आप ये न सोच रहे हैं तो देखिए ऐसा भी कह सकते हैं, 2 3 और उसके नीचे ये 4 5 लिख देता हूं। अब गुणा कर लीजिए, 2 का 4 से गुणा 8, 3 का 5 से गुणा 15, ये मिश्र अनुपात है, ऐसा। ठीक है, तो इसमें जो रेशियो है वो कैसे होते हैं, एक के साथ एक दूसरे का रिलेशन, उस दूसरे व्यक्ति को के साथ तीसरे का रिलेशन, पहले और आखिरी व्यक्ति के रिलेशन को अगर पूछा जाए तो फिर सवाल का जवाब इस तरह से दिया जा सकता है। अब आप ऐसे कहेंगे सर पहले से तीसरे का क्यों पूछेगा, पहले से दूसरे का क्यों नहीं पूछ रहा, तो पहले से दूसरे का दे रखा है, दूसरे से तीसरे का भी दे रखा है, तो किसका किसका रिलेशन बाकी है पहले और तीसरे का, इसलिए वो पूछेगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं मिक्स्ड रेशियो। मिक्स्ड रेशियो तीन वाले में कैसे होगा, तो तीन वाले में मैं इसे मिटा देता हूँ, क्लियर कर देते हैं। अब देखिए 5 6, दूसरा 2 3, और तीसरा है 4 3। अब हमें इनको गुणा करना है, तो 5 2 10, 4 कितना 40, 6 3 18, 3 54। दो से अगर कट रहे हैं तो काट दीजिए, दो से कट रहे हैं 20 बार, और दो से कट रहे हैं कितनी बार 27 बार। ये आंसर है 20 और 27 ऐसे, ठीक है। अब ये टेबल जो है जैसे मैंने बनाई है वैसे आप बनाइए, और इसमें जो भी आपको लिखना है, मिश्र अनुपात वाला लिखना है, कोई भी लिखना है वो लिखिए। मैं 2 5 मिनट का समय देता हूँ, उतने समय आप लिखिए फटाफट। कोई आपको ऐसी दिक्कत लगे ना, तो मैं दोबारा उसे लिख कर बना दूंगा, ठीक है, पूछ लीजिएगा। इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वह है पहले दो वाले, और ये अंतिम वाला मिश्र अनुपात वाला। सभी ने लिखा है क्या पीछे? ठीक है, आगे बढ़ाएं। क्यों, वही लिखा है क्या आपने, लिख लिया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे क्लीन कर देते हैं। अब देखिए, अब ये टाइप नंबर 1 का सवाल है जिसे हम बेसिक कहेंगे। बेसिक में कौन से सवाल होंगे, जो आपके सबसे पहले समानुपात वाले सवाल होंगे ना, वो सवाल होंगे, ठीक है। जैसे देखिए, इसमें आपसे ऐसा पूछा है कि इस एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। इस बात का मतलब क्या हुआ, देखिए दो अनुपात है, जैसे मैं आपको इस बात के बारे में बता दूं, अनुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात का मतलब ये है कि 4 अनुपात अगर 16 लिखा हुआ है, तो इस बात का मतलब है 4 के साथ 16 का जो रिलेशन है, और इस समानुपात के निशान का मतलब है वही रिलेशन आगे दो चीजों के बीच में होगा, वही रिलेशन आगे की दो चीजों के बीच में होगा। जैसे मैं आपको इस चीज को बताऊं कि जो रिलेशन 100 और 200 के बीच में है, और उसी प्रकार का रिलेशन है ना, वह किसके बीच में है, 500 और किसके, 1000 के रूप में। क्या ये बात सही है? क्या यहाँ समान अनुपात लगाया जा सकता है? सही है ना? देखिए 100 से ये 200 दो गुना है, 500 से 1000 ये कितना गुना है, दो गुना। हाँ, इस बात का मतलब ये है। तो इसमें एक फॉर्मूला बनकर आता है, फॉर्मूला क्या है देखिए,
फॉर्मूला ये है। जैसे देखिए, मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। फॉर्मूला कैसे बनेगा? हम इसके अंदर एक फॉर्मूला कहेंगे। ठीक है, वो जो फॉर्मूला है वो ऐसे होगा, बाहरी संख्या का गुणा। ठीक है, बाहरी संख्या का गुणनफल बराबर बराबर आंतरिक का गुणनफल। ये एक तरीका होगा जिसमें देखिए हम ये देखेंगे। और ये फॉर्मूला कैसे बना ये भी मैं आपको समझाऊंगा, चिंता नहीं कीजिए, बहुत इजी सी चीज है। ठीक है, इसमें ये चीजें हैं, बाहरी संख्या है, इनका गुणा होगा। 4 का किससे गुणा होगा? x से। वो बराबर होगा किसका? आंतरिक संख्या का गुणा। 16 का किससे गुणा? 16 से। मैं फिर दूसरा तरीका भी बताऊंगा जिससे ये सवाल बिना किसी फॉर्मूले के होंगे। 4 से 16 को घटा जाएगा 4 बार, 4 को 16 से गुणा किया जाएगा तो बताइए क्या आएगा? 64। एक्स का मान क्या आएगा? 64। ये है, ये आंसर। ठीक है। अब जी देखिए ऐसा क्यों हुआ, पहले ये लिख लीजिए आप। पहले सवाल सवाल का जो हल है वो लिखिए। उसके बाद में ऐसा क्यों हुआ, उसके बाद में ऐसा तरीका जिसमें फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं होगी वो और देखेंगे। हमें फॉर्मूले से पढ़ने की आदत है ना, इस वजह से मैं फॉर्मूला साथ में लिख रहा हूँ। अगर आपने लिखा है तो मैं ये बताता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे बना। ठीक है, तो देखिए, अगर 1:2 है तो उसके जैसा अनुपात बताइए, कोई भी बोल दीजिए आप अपनी मर्जी से। आप में से कोई बोले। 2 और 4, ठीक है। 2 और 4 उसके जैसा अनुपात है, समान अनुपात है। ठीक है, इस बात का मतलब है 1:2 है, वह समान अनुपात है 2 और 4 के। ठीक है, तो इससे देखिए क्या होगा। अगर आप इस एक को इस 4 से गुणा करते हैं तो पता है क्या रिजल्ट आएगा? 4 आएगा। और इसको इससे गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा देखिए। और ये हमेशा बराबर आएगा। आप यहाँ कुछ भी रख के देख लीजिए, चाहे 100 200 रख के देख लीजिए, 3 6 रख के देख लीजिए, परंतु कंडीशन ये है कि वो कैसे होना चाहिए? वो समान अनुपात में होना चाहिए। इस बात का मतलब तो यही होता है ना कि इसके जैसा अनुपात वहां है। तो इस बात का मतलब ये देखिए यही है, अगर ये इसका 2 गुना है तो ये इसका 2 गुना है। तो देखिए जो 2 गुना वाला मान है, अगर एक वाले से गुना हो और 2 वाला 2 से गुना हो तो फिर क्या आएगा? 4 बराबर 4। ऐसे तो आना है, सही बात है ना। इस तरह से ये फॉर्मूला बना हुआ है। अब बिना फॉर्मूले के कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको याद नहीं रहता। देखिए जैसे मुझे याद नहीं रहता, मैं आपसे मानता हूं कि आपको भी याद नहीं रहता है, तो फिर ये चीज कैसे होगी तो देखते हैं। देखिए, इसे क्लियर कर देते हैं एक बार, इस चीज को जानने के लिए, दूसरा तरीका जानने के लिए। अब देखिए, 4:16 है, उसके जैसा ही अनुपात 16 के साथ क्या होना चाहिए? एक्स का। तो एक बात सोच के देखिए, अगर इस बात का मतलब, अगर हम समझे कि इस बात का मतलब एक्चुअल में होता क्या है, तो इस बात का मतलब ये होता है 4 से 16 का क्या रिलेशन है? 4 से 16 बताइए कितना गुना हुआ? 4 गुना हुआ। तो फिर बताइए क्या यहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए क्या? कितना गुना? 4 गुना। तो ये कितना हो गया बराबर? देखिए क्या फॉर्मूले की आवश्यकता, सही बात है ना। फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप चीजों को समझते हैं कि इस अनुपात के बराबर ही वही अनुपात है, अगर ये इससे 4 गुना हो रहा है तो उस वाले भी डेटा में भी वो 4 गुना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इसमें फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं। और फॉर्मूले की आवश्यकता देखिए मैंने क्यों लिखी है। ये 4 से 16 4 गुना हो गया, ये 4 गुना नहीं होता, ये 4 से 17 होता तो फिर आप कंफ्यूज होते। सही बात है ना। तो फिर उसको उससे गुणा, उसको उससे गुणा वाला तरीका है, वो पॉइंट पॉइंट में लाने के लिए ज्यादा उचित रहता है, इसलिए। चलिए, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ और अगला सवाल चलाता हूँ। अगला सवाल आपको कहना है। 5:25 समानुपात x:125। तो आपने सवाल का जवाब दिया 25। बढ़िया, आसान से डेटा है, कटने लायक है, सही बात है ना। तो बहुत जल्दी आपने सवाल का जवाब दिया। तो हम ऐसा कहेंगे देखिए, 5 का किससे गुणा? 125 से। वह बराबर किससे होगा?
25 का किससे गुणा, x से, अंदर की संख्या को गुणा के, ऐसा ही है। आप पहले अगर ये लिखे अंदर की संख्या और बाद में बाहर की संख्या लिखे, अरे बराबर के आंख इधर उधर कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे काट देते हैं, देखिए काटने पे क्या आएगा, 25 से कितनी बार कटा, 5 बार, 5 का 5 से गुणा क्या आया, ठीक। दूसरा तरीका देखिएगा, 5 और 25 समानुपात, x अनुपात 125, इसे देखते हैं, बात में कीजिए भाई। आगे बढ़ जाए अगर तुम, आपको कह रहे हैं भाई। हाँ, 5 और 25 है, x और 125 है, ठीक है। इस बार देखिए, हम पिछली बार हमने कैसे देखा कि ये जो चीज 5 से 25 बनी है, कैसे बनी है, 5 से 25 कैसे बनी है, ऐसे देखा ना। इस बार ऐसा नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये नहीं है। क्योंकि अगर ये होता तो फिर हम ऐसे देखते कि इससे इसको बनाना है। इस बार हमें किसको किससे बनाना है, इस बार 125 से इसको बनाना है, 125 अवेलेबल है, तो इस बार हम ऐसे देखेंगे कि 5 से सॉरी 25 से 5 कैसे बनता है, 25 से 5 कैसे बनता है, किसका भाग लगाए तब बनता है, 5 का। इसमें प्लस माइनस नहीं चलेगा, देखिए मैं आपको बता दूं, आप ऐसे सोच रहे हैं कि सर 20 घटाने में बनेगा, उसमें से 20 घटा दें ना, ये मैथमेटिक है, रीजनिंग नहीं है। रीजनिंग में ऐसा हो सकता है, सही बात है ना, रीजनिंग में जो डेटा आते हैं ना ऐसे वाले सवाल वाले, उसमें ऐसा हो सकता है, परंतु मैथमेटिक में ऐसा नहीं होगा। इसमें चीजें या तो मल्टीप्लाई में चलेंगी या डिवाइडेशन में, ठीक है, प्लस माइनस में नहीं चलेंगी। तो 25 से 5 कैसे बनेगा, 5 का भाग लगाने पर, इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो बताइए क्या बनेगा, 125 में 25 का 5 का भाग लगाने पे क्या बनेगा, 25, और ये सवाल का जवाब है, ठीक है। तो देखिए, जो जितना जल्दी रिजल्ट लेके आ रहा है ना जो तरीका, वह समझने के लिहाज से उतना कॉम्प्लिकेटेड होगा, सही बात है ना, समझने के लिहाज से ये तो सीधा ही है, इसका इससे गुना, इसका इससे गुना, ये लिए हो गया। कैसे भी सवाल कर लीजिए आप, पिछली बार एक्स यहाँ था, इस बार यहाँ हो गया, यहाँ हो जाएगा, कभी यहाँ हो जाएगा, तो क्या फर्क पड़ जाएगा, सही बात है ना, एक ही तरीके से सभी सवाल हो जाएंगे, ठीक है। परंतु हमारे इस सोचने वाले तरीके में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 25 से 5 बनाने के लिए 5 का भाग देना होगा, 125 में 5 का भाग लगाएं तो क्या आएगा, 25, ये सवाल का जवाब है। अब आप इसे लिख सकते हैं, मैं अगला सवाल प्रेजेंट करूंगा, देखिए कोई बात ना समझ में आए तो पूछ लीजिए, ये भी काम में ले सकते हैं आप, इसमें समझने वाली ज्यादा कोई विशेष बात नहीं है ना, केवल और केवल कैलकुलेशन है, इतना लिखने के बाद में कुछ बचता ही नहीं है सवाल में, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, आपने सबने लिखा होगा, ये लीजिए, 24:30, और फिर बाद में समान अनुपात लिखा हुआ है 44:x। सिंपल सा तरीका है, बाहर की संख्या को गुना, 24 × x बराबर 30 × 44, अब इसे काटना पीटना है। अगर ज्यादा दोहरी संख्या आवन है तो बाने काट्या करो या छोड़िया करो, मना यहाँ सोचा करोगे यार कौन काट सी, ठीक है बार सर बता सी देख लेगा, इसी वजह से आपकी स्पीड है ना वो कम होती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कम कर रहे हैं ना जो लोग, उनकी कह रहा हूं मैं। देखिए सभी व्यक्ति एक जैसे न है, आप में से बहुत सारे लोग हैं वो पढ़ते भी है घर पे जाकर। देखिए ऐसा है, 24 को x से गुणा करेंगे, वो बराबर होगा किसका, 30 से किसका, 44, अंदर की संख्याओं गुणा बाहर के बराबर होगा, ठीक है। काट पीट लेते हैं, 6 से काटते हैं, 6 से 4 बार, 6 से 5 बार, इसको 11 बार, 11 का 5 से गुणा 55, ये सवाल का सही जवाब है। दूसरा तरीका देखते हैं जिसमें इतना नहीं करना पड़ेगा परंतु सोचना ज्यादा पड़ेगा, वो देखिए क्या, 24:30 समानुपात 44:x, जैसे मैंने आपको कहा ना फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं होती, ठीक, इसमें भी नहीं है। देखिए अब हमें किससे किस पे आना है, तो आप ऐसे कहेंगे ये जो जोड़ा है इसमें इससे हमें इस पे आना है, इससे ये बताना है, तो फिर हम इससे इससे इसको देखेंगे। तो देखिए 24 से 30 बनाने के लिए क्या करना होगा, तो आप ऐसे कहेंगे सर 1/4, 1/4 प्लस करना है। हाँ आप प्लस को कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं कर सकते कि 24 से 30 6 प्लस हो गया, 6 को नहीं कर सकते, आप फ्रैक्शन में कर सकते हैं, जैसे गुणा के रूप में 2 गुना प्लस हो गया, 1.5 गुना प्लस हो गया, ऐसा कह सकते हैं। तो इसमें देखिए 24 से 30 बनाने के लिए 6 आपने बढ़ाया है, और वो 6 किस पे बढ़ाया है, 24 पे, तो इस बात का मतलब बताइए क्या 1/4 हिस्सा ही बढ़ाया है क्या, बढ़ा है ना,
1/4 ही सही तो बढ़ा है। देखिए 24 का 1/4 हिस्सा 6 होता है और वो बढ़कर कितना बन गया 30। उसी प्रकार से इसमें ऐसा होगा, 44 है उसका 1/4 क्या होता है 11। 44 में 11 जोड़ने पे क्या बनेगा 55। पर ये सवाल का जवाब है। तो ये जैसे जैसे देखिए आप इस चीज को जल्दी से करना चाहें ना तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, ये बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये काम में ले लीजिए, फिर भी मैं बताता रहूंगा साथ ही साथ। ठीक है, मैं साथ साथ बताता रहूंगा, क्या पता किसी को समझ में आ ही जाए। और वैसे आना भी चाहिए, देखिए इसमें फॉर्मूला नहीं है, सबसे बढ़िया बात यह है इसमें फॉर्मूला नहीं। 24 से 30 है, 44 से क्या बनेगा। और ये चीज आपके वैसे भी सहयोग करेगी, कैसे, जब आप रीजनिंग ऐसे सवाल आते हैं, रीजनिंग में 100% आते हैं ऐसे सवाल, है ना। रीजनिंग में 2-3 सवाल ऐसे होते हैं। और सही बात बताऊं ना, अगर मुझे मैथ्स और रीजनिंग का पेपर देना आप, तो मैं 98 99 क्वेश्चन कर दूंगा। और उसमें से दो 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 नहीं होते हैं ना, या फिर हो भी जाते हैं कभी कभी। ठीक है, मेरे 100 में से 100 काफी बार लेके आए हुए हैं। परंतु आप मुझे ऐसा कहना कि सर 100 में से 100, अब मैं आपको ये पेपर देता हूँ उसमें लेके आइए, तो वो कोई जरूरी नहीं है उसमें हम 100 में से 100 लेके आ पाए। क्यों? क्योंकि उसमें ये वाला जो सवाल होता है रीजनिंग में, वो सबसे घटिया सवाल होता है। कभी कभी तो जीके वाले सवाल डाल देते हैं वो। जैसे यमुना है, उसका मान लीजिए स्टेट डाल दिया उन्होंने, तो गंगा का वो स्टेट पूछ लें आगे रेशियो लगाकर, तो वो तो एक जीके का सवाल है, सही बात है ना। अब वो आपको आए न आए तो फिर उससे वो सवाल गलत हो जाता है। ऐसे बोला जाता है, एनोलॉजी नाम से एक केस होता है रीजनिंग का, वो वाला है। ठीक है, तो उस वजह से वो रीजनिंग के 2 क्वेश्चन है, उसमें से एक वाला सवाल ये है, ये होता है तो सेकंडों में होता है, नहीं तो आप 10 मिनट बता दीजिए, तो नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, अगले वाला सवाल उसे देखते हैं। देखिए मैं, देखिए मैथमेटिक में यही कहता हूं, मैथमेटिक में मैं बताने की संभावना किसी भी सवाल की 99% कहता हूं। आप कुछ भी पूछिए हम बताएंगे आपको। 99 कह रहे हैं, 100 कभी नहीं कह रहे हैं। आपने ऐसा सवाल पूछा जो ना आए, जरूरी थोड़ी है, सही बात है ना, हमें हर चीज आए। 99 काफी होता है, आप पूछेंगे ना 99 में से वो कभी नहीं जाएगा पार। आप 1% पूछ ही नहीं पाएंगे, सही बात बताऊं तो। आप प्रयास करके देख लीजिएगा, जो 1% मैं आपको कह रहा हूं कि वो मुझे नहीं पता या फिर मैं नहीं जानता, वो बहुत कम चांसेस में होगा। हो सकता है आप कोई 1000 सवाल लेके आए उसमें से एक बार आ जाए ऐसा। और ऐसा भी हो सकता है कि उस सवाल को मैं सही नहीं समझा हूं, और मैंने उसे न समझने की वजह से गलत कर दिया हो। कंसेप्ट वाइज कभी ऐसा नहीं होगा कि मुझे वो सवाल ही ना आए, ये है। परंतु मैं रीजनिंग में ऐसा नहीं करता। मैं रीजनिंग में इस चीज को करता हूँ 95%। थिकाली सीरीज का क्वेश्चन लिया से खुद बना के, 1.4 गुना, 1.5 गुना, 1.6 गुना ऐसे आते हैं, वाकई में पता ही नहीं चले उनका कि क्या चल रहा है ना। तो इस वजह से कभी कभी तो ऐसा भी होता है, 1.6 गुना प्लस प्लस 0.4, 1.7 गुना प्लस 0.5, 1.8 गुना प्लस 0.6, ऐसे, है ना। इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो रीजनिंग देखिए खतरनाक चीज है मैथ्स के बजाय। ये वाला सवाल 4 नंबर, वैसा ही है ये तो। इसका इससे गुना 360, 360 में 12 का भाग लगेगा तो क्या आएगा 20, 30, 30 आएगा। इसका इससे गुना, इसका इससे गुना, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, 2 को 20 से 10 बार, एक्स का वैल्यू क्या 30। ठीक है, आसानी था। दूसरा तरीका, 12 से 18 समानुपात, 20 से x। अब देखिए 12 से 18 कितना, 6 बढ़ा। अभी जो 6 बढ़ा है ना वो किस पे बढ़ा है, इस 12 पे। तो 12 का 6 वो आधा हिस्सा है। तो इस बात का मतलब इसका आधा हम इसमें इसमें इसी में खुद में जोड़ेंगे और फिर लिखेंगे। आप इसे 1.5 गुना भी कह सकते हैं, इसे 1.5 गुना भी कह सकते हैं, 1.5 गुना समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। तो आप ऐसे समझिए, इस चीज का आधा है, हमने इसमें जोड़कर लिखा 18 बनाया। उसी प्रकार से इसका आधा 10 इसमें जोड़ के लिखेंगे तो क्या आएगा 30। देखिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, है ना, कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखिए जितना ज्यादा समय कम लेने वाला तरीका होगा ना, उसको सीखना उतना ही मुश्किल होगा। पैदल चलना सीखना आपने नहीं सीखा, किसी ने नहीं सिखाया आपको पैदल चलना। हो सकता है साइकिल आपके पिता ने, आपके भाई ने या फिर चाचा ने, किसी ने सिखाई होगी, सही बात है ना। और बाइक भी वैसे किसी ने सिखाई होगी। ठीक है, पैदल चलना सीखना बहुत आसान था, परंतु पैदल चलने से एक दूरी को तय करने में समय ज्यादा लगता है बजाय साइकिल के। साइकिल को सीखना मुश्किल है, परंतु सीखने के बाद दूरी जल्दी तय हो जाती है, सही बात है ना। तो बस वही बात है। अब एक बात सोच के देखिए, पहली बहुत जो साइकिल चलावा वो तो यहाँ सोचा है कि ठीक है ले चलावा देखा, तो वो कहीं कहीं तो यहाँ सोचा यार बलंदे किसी है, कौन चलावा, कौन सीखी जा, माथा फोड़ी बोली हम तो पैदल चाल ले सिया। वाकई में बहुत सारे लोग बाइक स्कूटी इसलिए नहीं सीखते हैं, हमारे पिता की उम्र के लोग हैं
जिनके पास घर पे साधन अवेलेबल है और वो नए सीखने का उनका कारण यही है कि यार कौन सीख सीन है ना, माथा फोड़ी बोली है। एक्चुअल में देखा जाए ना तो वो माथा फोड़ी थोड़ी देर की है, बाद में भी गियर गालो और चालो, सही बात है ना। तो बस वही बात है, ये मैं गियर गालो और चालो यो सिस्टम है, मतलब थे सिर्फ सवाल ना देख कर आंसर बता दो। इसमें सवाल को देखकर आंसर नहीं बताया जा सकता, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी होगी, ये बात है। दोनों उपाय आपके पास है, आपकी मर्जी आप कौन सा चुने। अगर आप बैंकिंग और एसएससी के स्टूडेंट है, ये चुनिएगा। उसके अलावा जो एग्जाम्स हैं उनमें समय रहता है, इस वजह से आप ऐसा भी करें तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अरे राजस्थान के एग्जाम आ रहा है आराम से थे, लाल पेन काला पेन से लिख लिया जाए तो की को नहीं होगा, तो उन्हें टाइम होसी है ना, तो भी बहुत टाइम होसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। देखो ज्यादा टाइम हो ना, वैसे काम खराब हो रहा है, बे 100 क्वेश्चन हो ना, भी जगह जगह थे ऑप्शन भरे हैं उन पहली बहुत, उनकी सही होने की संभावना ज्यादा होती है, बाद में बाकी छिड़खानी कराने में गलत हो जाए। ये हकीकत है, साइकोलॉजी भी यही कहता है कि अगर किसी क्वेश्चन के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं ना आप, तो उसके गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो 3 घंटा ही खाता दे हुए कहते लास्ट में उमर भरो ना, तो इन्हें काट पीट के खुद ही कर दो एकदम, और उमर भरने में गलती हो जाए कई बार तो। 24, 36, एक्स और 30। अब देखिए उस तरीके से कैसे होगा, देखिए इस बार हमें पीछे बढ़ना है, इसलिए 36 से 24, 12, एक तिहाई हिस्सा होता है वो कम करना है, एक तिहाई इसका 10 होता है, कम करने पे 20 आएगा। इस सवाल का जवाब है। दूसरा तरीका हमारा जो मेन तरीका है, इसका इससे गुणा 24 × 30 इज इक्वल टू 36 × x। 12, 3, 12, 2, 3 से 10 बार, 10 का इससे गुणा 20। ठीक है, अगला तरीका 24/36 समानुपात x/30, ऐसा ही है। अब देखिए इस बार x कहाँ है, इस बार x यहाँ है, इसलिए हम इससे इस तरफ बढ़ेंगे, तो उसी प्रकार से इससे इसका रिलेशन देखेंगे। 36 से 24, 12 कम हो गया, ये 36 पर कितना हिस्सा है, तो ये एक तिहाई हिस्सा है। तो उसी प्रकार से इस 30 का एक तिहाई हिस्सा हम कम करना है, जो 10 होता है, कम करने पे कितना आएगा 20। ये लिखना नहीं है, ये ऐसे समझ में आ जाएगा ये बात। अब आप ऐसे कहें सर ये ज्यादा इजी है, ठीक है कोई बात नहीं, एक ही बात। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, देखिए मैं किसी भी मल्टीप्लाई को ऊपर नीचे नहीं लिखता, मैं सीधे उसके रिजल्ट बता सकता हूँ। उस तरीके को अगर मैं आपको बताऊं ना, तो वो तरीका एक बार आपको जटिल लगेगा, क्योंकि आप जिंदगी भर से वो नीचे ऊपर लिखने वाला तरीका अपना रहे हैं, है ना। और अगर मैं आपको सिखाऊं तो आपको उस तरीके जो आपने जिंदगी भर से काम में ले रहे हैं ना, उससे ज्यादा समय भी लगेगा मेरे वाले तरीके में, परंतु वो एक बार के लिए। जैसे जैसे आप इसे सीख जाएंगे ना, उसके बाद में समय कम होगा। अब मैं सिखा भी दूं ना, तो मुझे पता है कोई काम में नहीं लेगा, इसलिए सिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो आप जैसे हैं वैसे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप में से कोई एसएससी बैंकिंग और एसएससी की तैयारी, बैंकिंग और एसएससी वाले हैं क्या, बैंक वाले हैं क्या, हाथ खड़ी कीजिए एक बार। बैंक का कोई भी, कोई भी नहीं है एसएससी का, एसएससी वाले, एसएससी किसके हैं, एसएससी में किसके हैं आप, सीएचएसएल। तो सीएचएसएल सीजीएल एक ही बात, सही बात बताऊं सीजीएल को पेपर ज्यादा खतरनाक आवा है। सीजीएल में 7 बार क्वालिफाइड हूँ टैक्स असिस्टेंट, ठीक है, और सीएचएसएल थाना बताऊं एक बार। मैंने 7 साल के करियर में मेरे एग्जाम हुए हैं सीजीएल के, सीएचएसएल के। सीएचएसएल छोटो एग्जाम हुआ है, पर सीएचएल खतरनाक हुआ है। क्यों हुआ, क्योंकि एक ही बार में रिजल्ट आओ भी मैं फेल हो पास हो। सीजीएल में तो क्यों हुआ है कि पहले प्री पेपर हुआ है, फिर मेंस हुआ 2, फिर डिस्क्रिप्टिव हुआ है, फिर टाइपिंग हुआ है, फिर एक रिजल्ट हुआ है, ऐसा होता है सीजीएल में। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि वो एक धीरे धीरे करके प्रक्रिया है ना, जैसे 10 लाख लोग इकट्ठा हुए हैं ना, तो वो धीरे धीरे निकालते हैं। 10 में से 5 गया, 5 में से 3 रह गया, 3 में से 2 रह गया। सीएचएसएल में तो क्यों हुआ है कि पहले एक पेपर है और फिर भी टाइपिंग सीधी, बिग बा में कोई पेपर को नहीं हुआ है। तो बिग माने की मेरी टेबल ज्यादा रहा है, अब हमें जीके नहीं आता। मारो पेपर 200 को नहीं हो, 150 को ही हुआ है, ये मान के जावा में 50 नंबर जीके का घटा दे, 150 के पेपर में कितना नंबर लिया कहाँ, फिर 150 में से 138 लिया हुआ, 148 लिया हुआ, 156 लिया हुआ, कई बार मेरिट भी से भी ज्यादा रहा है। इस वजह से सीएचओ सिर्फ मैंने एक बार पास किया, उसकी मैंने टाइपिंग दी है, एमटीएस कभी दी ही नहीं, छोटा कौन सोचना कभी भी, ऐसा है। वाकई में देखिए, अगर मैंने पढ़ाना क्यों शुरू किया, मुझे ऑफिसर नहीं मिला। मेरे एक बार सेंट्रल एक्साइज का इंटरव्यू हुआ था, वो नेगेटिव हुआ।
उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं टेक्स्ट असिस्टेंट कभी नहीं लूंगा। टेक्स्ट असिस्टेंट उससे पहले मेरे छोड़े हुए हैं, और इससे पीछे वाला जो सेकंड वाला जो सेकंड लास्ट जो सीजीएल था ना, उसमें भी मैं टेक्स्ट असिस्टेंट हूँ, पर मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। टेक्स्ट असिस्टेंट मुंबई, दिल्ली इन शहरों में लगते हैं, और उनकी जो बेसिक पे जो है वो 50,000, 45,000, 40,000 इतना बेसिक पे होता है। इतने से काम नहीं चलता बड़े शहरों में, और हम 2-4 घंटे अर्न कर कर उस चीज को कवर कर लेते हैं, ये बात है। मैं एक दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ाता हूँ, ये बात है। और यहाँ जो आपके चार्जेस हैं एजुकेटर के, उससे 3 गुना 2 गुना चार्ज है मेरा। आप कोचिंग वालों से पूछ लीजिएगा, उससे 2 गुना 3 गुना चार्जेस है। तो हम ऐसा मान लीजिए कि नौकरी के मायने जितना पैसा कमाता न पूरे जिंदगी भर, बीता मैं 6-7 साल में कमा लिया, यह बात है। इस वजह से हमने न किया, है ना। उसके कारण होते हैं बहुत सारे। तो जो चीज हमें आवश्यक थी वो न हुई, हमें ऑफिसर बनना था वो न हो पाया, ठीक है। और टैक्स असिस्टेंट हम ले लें, हालांकि टैक्स असिस्टेंट का प्रमोशन ऑफिसर में बन जाता है कुछ समय के बाद, तो वो समय बहुत ज्यादा है, ये बात है। तो देखिए जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको तो ये तरीका अपनाना ही ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि समय नहीं मिलता। देखिए उनमें 60 मिनट और कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, सही बात है ना। 60 मिनट 100 क्वेश्चन होते हैं, 1 घंटा ही हो गया। तो 60 मिनट 1 घंटा में 100 क्वेश्चन है, यही तो बोल रही हूँ मैं। 90 मिनट रेलवे में जो आप बता रहे हैं ना, 90 मिनट रेलवे में मिलता है, 30 मिनट एक्स्ट्रा जो मिलता है ना वो रेलवे में मिलता है, उसमें आप यहां तक जा सकते हैं, ठीक है, ये वहां तक ठीक है। तभी तो मैं कह रहा हूँ बैंकिंग और एसएससी में, बैंकिंग में तो और खराब काम है। बैंकिंग में तो 20 मिनट मिल रहे हैं, क्वेश्चन कितना हुआ है, 40। हाँ, उसमें क्वालिफाई करना होता है। बैंकिंग में तो और भी काम खराब होता है, क्यों? क्योंकि थारी मर्जी से कौन खोल्स को, एसएससी में तो थारी मर्जी से खोल्स को। देखिए यहाँ मान लो जीके ने स्किप कर दियो तो वो टाइम थे भी मैं दे दियो मैथ में। बैंकिंग में क्या होता है कि अगर पहले मैथ खुला है ना, तो उसका सेशन खुलेगा, 20 मिनट के बाद में बंद हो जाएगा, उसके बाद में दूसरा रीजनिंग का खुलेगा। सेशन वाइज समय होता है, वो ज्यादा टिपिकल है ऐसा। और सही बात बताऊं ना, बैंकिंग में स्टूडेंट ज्यादा सिलेक्ट होते हैं। बैंकिंग मुश्किल एग्जाम है, ठीक है, फिर भी ज्यादा सिलेक्शन रेशियो है वो बैंकिंग के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये वाला। एक्स 125 और 30:40। देखिए ये 1/4 कम हो गया, इसका 1/4 क्या होगा, 31.5 ये होगा। चलिए अगर ऐसा नहीं जानते तो वैसा कर लीजिए, क्या दिक्कत है, इसका इससे गुणा, x × 40, 125 × 30, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 4 इसके भाग में आ गया, 375/4, ऐसा ही है। देखिए 360 + 12 + 3 ऐसा कहते हैं इसे, ऐसा कहते हैं ना, 360 12 और 3 ऐसा कहते हैं 375 को। मैंने ऐसा क्यों कहा, आप उनके टुकड़े करके भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा करना ज्यादा आसान रहेगा। देखिए इसमें 90 बार भाग लग रहा है, इसमें 3 बार, और इसमें 0.75 बार, तो सवाल का जवाब क्या होगा, 93.75। और आप वैसे भाग दें तब भी वही बात है। अब इस चीज को लिखना नहीं है, 360 तक आपको देखकर 90 याद रखना है, उसके बाद में 12 में 90 और 3 93, और फिर अगले वाले 3 में 3/4 बार 0.75, ऐसा। ये स्टेप लिखना नहीं है ताकि आप जल्दी कर पाए, नहीं तो देखिए एक तो कचरो कर लियो थे, इनाम 375 में कर लेता, 3 बार दिया है इनाम, बढ़िया 375 में दे ले वहां, अगर लिख के ही देना है तो, ठीक है। आप सीधे भी कह सकते हैं ऐसे, 4×9 = 36, एक शेष बच गया 15, 4×3 = 12, 3 शून्य लिखेंगे, एक 0, 28,
दो बच गया, जीरो लिखेंगे 5, ऐसे भी कह सकते हो, एक ही बात। ठीक है, वैसे मानते हुए कि भाग वगैरह आपको आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका देखिए क्या हो सकता था। 40 से 30, 25% कम हो गया। इसका 25% होगा 31.25। 31.25 कम करने पर इतना ही होता है, 93.75। ये पॉइंट में हो गया, कॉम्प्लिकेट ज्यादा हो गया, इसलिए मैं वहां नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, 6:5:21:x। 3.5 कम हो जाएगा इसमें। सही कह रहे हैं आप, 17.5 सही सवाल का सही जवाब है। देखिए, इसका इससे मल्टीप्लाई 5 का 21 से, 3 से 2 बार, 3 से 7 बार, 35 में 2 का भाग लगेगा, 17.5 सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, ठीक है। क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये बहुत आसान सी चीज थी। इस बार पॉइंट में, हम्म, 14 सही है। देखिए ये कैसे बढ़ रहा है, आप इसे 12 और 21 समझिए। 12 से 21, अगर हम इसका आधा जोड़ें तो 18 बनता है, और फिर उस आधे का आधा 3, वो जोड़ें तो क्या 21 बनता है। उसी प्रकार से 8 का आधा 4 और 4 का आधा 2 है, इसमें 4 और 2 जोड़े तो क्या बनता है 14। सवाल का सही जवाब है। ऐसा कर सकते हैं हम, मतलब हम सीधा वैसे नहीं जोड़ सकते कि हाँ ठीक है, तो हम इस चीज को वैसे मल्टीप्लाई में कहते हैं 0.12 × x = 0.21 × 8। बाहर की संख्या गुणा अंदर की संख्या के गुणा के बराबर होगा। काट पीट देते हैं पॉइंट से, ये पॉइंट कट गया। 3 से 4 बार, 3 से 7 बार, ये इससे 2 बार, 7 का 2 से गुणा 14। इस सवाल का जवाब। ठीक है, यहां मैंने ऐसे वर्बली कैसे किया देखिएगा। 12 से 21 कैसे बनाए, 12 में 6 जोड़े 18 बनता है, आधा 12 का आधा जोड़े तो फिर 18 बनता है, तब भी काम नहीं हुआ। फिर जो आधा था ना 6, उसका भी आधा 3 और होता है, तब 21 बन जाएगा। तो इस बात का मतलब इस चीज का आधा और उसका आधा और जोड़ना है, तो उसी प्रकार से इसका आधा 4 और उसका आधा 2 जोड़ना है, तो 8, 4 और 2 का मतलब 14 होता है, और इस सवाल का जवाब है ऐसा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ऐसा कहना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ठीक है, अब सवाल अलग तरीके के हैं, टाइप वही है, सवाल बदल गया। ठीक है, इसमें पूछा 4 और 16 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या आप में से किसी को पता है? अनुपात आपने पहले से अगर पढ़ा है तो हो सकता है आपको पता हो, तो देखते हैं पहले से कितने लोग जानते हैं। बोलिए क्या होगा। क्या आपने अनुपात पढ़ा है किसी ने? पुराने स्टूडेंट है, मुझे तो ऐसा लग रहा है पुराना है थे, थाने पुराना न पढ़ानो है, तो थाने आओ तो बेरो नो चाहिए। अब समस्या बताऊं की है। आपने पढ़ा तो है, पर उसमें एक फॉर्मूला था, पर वो फॉर्मूला याद नहीं है। ऐसा ही है क्या? इसमें कोई फॉर्मूला था क्या? अगर पहले से किसी ने पढ़ा है तो हाँ, उसमें एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से ये सवाल होगा। वो फॉर्मूला क्या है देखिएगा। प्रथमानुपाती, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। फर्स्ट प्रोपोर्शनल बताने का फॉर्मूला है a² बटा b, a² बटा b, ये फॉर्मूला है। इसमें a क्या है, पहली संख्या, और b दूसरी। a पहली संख्या है, ये 4,
बट्टा बी क्या है 16। तो 16/16 क्या आंसर आया बताइएगा। एक ये सवाल का जवाब है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, है ना, ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अब ऐसा क्यों हुआ, ये फॉर्मूला कैसे बना है, ये सब देखेंगे। जो फॉर्मूला रटने में विश्वास करते हैं वो रट सकते हैं, और जो समझने में करते हैं तो मैं देखिए समझाने वाला तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं था, तो थे या किसी के थाकन को इसी शक्ति है, तो थे मान लो बड़ा हाथ रखियो और दिमाग में आ गई बात चीज, तो इसी कोई शक्ति को नहीं देखो। हम मैं थाने यहाँ बताऊं कि आ चीज क्या बनाई है, बनाई है अभी थारे सामने ताजा ही ताजा। A² बट्टा B है, ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होगा। मैं फिर आपको फॉर्मूला बनाना भी सिखाऊंगा कि फॉर्मूला बनता कैसे। देखिए फॉर्मूला बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पहली बात तो। देखिए 4 और 16, सवाल पता है क्या पूछना चाह रहा है, देखिए सवाल ऐसे पूछना चाह रहा है, दो रेशियो दिए हमें 4 और 16। ठीक है, इसमें से पूछना चाह रहा है प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती का मतलब समझते हैं, प्रथम का मतलब होता है पहले, इंग्लिश में देख लीजिए फर्स्ट प्रोपोर्शनल, फर्स्ट प्रोपोर्शनल मतलब पहले। अब एक बात बताओ, ये दो चीजें हैं, उनमें पहले कहाँ आएगी कोई चीज, पहले का मतलब मैं कोई जगह अगर बनाऊं, अगर मैं वहां कुछ भी लिखूं, तो क्या मैं ये जानना चाहता हूं कि यहाँ क्या आएगा, यही तो है भाई, यही तो पूछना चाहता है ना। ये दो रेशियो है, उसमें पहले क्या आएगा, ये ऐसा पूछना चाह रहा है, बस सीधी सीधी बात यही है। अब वही तरीका अपनाइए, देखिए जिसमें किसी फॉर्मूले की आवश्यकता न है। अब देखिए, अब एक बात बताओ, आपको यहां आना है, यहां आना है तो फिर हम पीछे से बढ़ते हैं, यहां आते हैं। ठीक है, अब देखिए 16 से 4 कैसे बना बताइए, किसका भाग लगाने पे बना, 4 का। वैसे इसमें 4 का भाग और लगा देंगे तो क्या बन जाएगा ये, बस यही सवाल का जवाब है। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, चाहे आपको कोई भी प्रोपोर्शनल जानना हो। पहला जानना था हमें, तो हम पीछे से आ गए इस तरफ। ऐसा नहीं करेंगे, देखिए कि 16 से 4 12 घट गया, ये में 12 घटा दिया -8। रीजनिंग आते हैं दिमाग को लगाना है, रीजनिंग में तो हर की हुआ है वाकई में। रीजनिंग में तो ये वजह से तो करे आना है 95%, इसमें तो फिक्स है, मैथमेटिक फिक्स होता है। रीजनिंग में कोई आइडिया नहीं है। वो 12 घटा दिया, थोड़ी देर बाद में 13 घटा दे, कभी वो आपकी मर्जी हो 17 घटा दे, उसकी मर्जी होती है। ठीक है, ये सवाल का जवाब है। और फर्स्ट प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला मैं प्रूव करूंगा बाद में, इससे पहले आप सवाल कीजिएगा अगले वाला, चाहे वैसे करें या ऐसा करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ो तो है कि कोई को पहली को पढ़ो है कि फॉर्मूला है कि वो भी फॉर्मूला से करवाए हो, है ना, याद को नहीं हो कोई बात कौन देखो, याद कौन मन वेरो है, तो याद रख लो क्या मी है। बे साइंस सारा पीछे गुरुजी बैठा है, जिक्के आ बैठा है, बे बता सी थाने याद के रखनो है, याद रखना हर चीज गणी है, बे देवगा थाने। अगलो सवाल देखा, देखो ये देखो, ये सवाल है 24 और 36 का प्रथमानुपातिक याद कीजिए। चार क्या हंसी यार, 24 का स्क्वायर बट्टा क्या 36, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। फर्स्ट प्रपोर्शनल बताना है तो पहले का वर्ग बट्टा दूसरा। ठीक है, हल करेंगे तो ये बात का मतलब 24 × 24, कोई जरूरी हो नहीं 24 को स्क्वायर ही जानो थे, 24 × 24 भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, आसान भाषा में 36 से काट पीट देते हैं, 12 से 3 बार, 12 से 2 बार, 3 से 24 को 8 बार, 8 का 2 से गुणा 16। 16 सवाल का सही जवाब है। दूसरा तरीका देखिएगा, 24 और 36, इनसे पहले कौन आएगा, देखते हैं, देखिए। ठीक है, इससे इस पे बढ़े, कितना कम हुआ 12, ये 12 की जो कमी है वो 36 पे है 24 पे है, भाई 36 में से पीछे से चल रहे हैं हम, तो कितना कम हुआ 1/3, 1/3 की कमी है, सही बात है ना। 36 का 1/3 12 होता है, 12 इसमें से घटाने पे 24 आया। अब देखिए 24 का 1/3 क्या होता है, देखते हैं, 24 का भी 1/3 कम होगा, जो कितना होता है 8, तो 8 कम होने पे क्या आएगा 16, ऐसा। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए ये फॉर्मूला कैसे बना, क्योंकि इसके बाद में प्रथमानुपाती के बाद में देखिए दो सवाल में अगर आप समझ गए ना कि प्रथमानुपाती क्या होगा, इससे तीसरे की कोई जरूरत नहीं, वह एडिशनल हो जाएगा, है ना, वह ज्यादा हो जाएगा।
और 2 से कम आपकी प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए मैं देखिए तीसरा सवाल जो है ना वह प्रथमानुपाती का न देकर किसका दूंगा, जिसे हम कहेंगे मध्य अनुपाती या द्वितीय अनुपाती भी कह सकते हैं। अगर कोई चीज पहली से पड़ी है आके बीच में अगर कियासी आ चीज भी हाँ अपन पूछ सके, उसे मध्य अनुपाती कहा जाता है, ठीक है। अब मैं पहले इसका एक फॉर्मूला है जो प्रूव कर देता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। क्या मैं इसे क्लियर कर दूं, ये लिखा है सभी ने, चलिए मैं इसे क्लियर कर देता हूं। अब देखिए प्रथमानुपाती का फॉर्मूला कैसे बना, तो मेरे पास दो चीज है, पहली चीज ए है और दूसरी चीज क्या है, बी है। मैं इसे मानता हूं कि मैं यहां लिखता हूं, इनके रेशियो लिखता हूं, एक अनुपात अगर दो है, यहां जानने वाली चीज अगर मुझे जाननी है, अगर मैं यहां एक लिखता हूं तो यहां ये चीज क्या आएगी बताइए, दो। इसके रिलेवेंट ये बताइए कितना गुना हुआ, दो गुना। तो इसके रिलेवेंट ये भी दो गुना हुआ, तो बताइए यहां क्या लिखूं बताइए, चार। आप किसी से भी बना सकते हैं, मैंने एक दो चार लिखा, एक दो चार क्यों लिखा, ये दो गुना होता चल रहा है। आप तीन गुना वाला ले सकते हैं, आप सात गुना वाला ले सकते हैं। तो क्या आप सात प्लस सात वाला ले सकते हैं ना, ऐसा नहीं कर सकते। उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है मैथ की भाषा में, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी लेनी है आपको, गुणोत्तर जीपी लेना है, ग्राफिकल प्रोग्रेस, न कि आपको अर्थमेटिकल प्रोग्रेस लेना है। अब देखिए आपने सबसे पहले डेटा लिए। अब देखिए अब एक चीज है, अगर हमें एक को जानना है, एक कैसे आएगा, तो देखिए वो तभी संभव है जब ये ए जो है ना ये दो है, इसका तो मैं स्क्वायर करूं और उसमें भाग किसका लगाऊं, इस चार का, तब जाकर बताइए क्या आएगा, 4/4 एक आ सकता है। तो ये ऐसे बना हुआ है और कुछ भी नहीं है। मतलब इस चीज को अगर आप ए को स्क्वायर कर देते हैं, दो बार लिखते हैं, दो बार गुणा करते हैं और उसमें फिर आप पी का भाग लगाते हैं, तब जाकर ये आप प्रथमानुपाती फर्स्ट प्रोपोर्शनल जान सकते हैं। और इस आधार पर मैंने उस फॉर्मूले को वहां लिखा, मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं था और मेरे हिसाब से आवश्यक भी नहीं है। बचे हुए जो काम को है हम कल देखते हैं। थैंक यू।